आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आप खुद उनकी जी। तारीफ करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने खूब विकास कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश में हमने रोज़गार दिए हैं, उत्तर प्रदेश में हमने महिलाओं के लिए काम किए हैं, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत गरीबों को घर दिए हैं, सब कुछ दिया है। तो जी। ऐसे में फिर कहाँ ये हिंदू मुसलमान जिन्ना और नेहरू आ जाते हैं? क्यों नहीं बीजेपी ये कहती है कि ये हमारे 5 साल के काम हैं, पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले, साल के मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार हमारे पास मुख्यमंत्री का एक सशक्त, बहुत शक्तिशाली चेहरा है योगी आदित्यनाथ। क्या ये काफ़ी नहीं है? आपको अभी भी लगता है कि ध्रुवीकरण की आवश्यकता है? शर्मा जी। अंसारी साहब, मुझे बड़ा आश्चर्य है। आप तो एक अच्छे मजे हुए पत्रकार हैं और आपको अच्छी जानकारी भी है यूपी की। ये जिन्ना का विषय किसने चालू किया? हम लेकर आए। पहला बयान किसने दिया इस पर? अखिलेश यादव ने। अयोध्या को लेकर जितना जो है सपा और बसपा राम मंदिर के निर्माण को लेकर जितना विरोध करते थे, यही लोग थे ना जो कहते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यही लोग थे जो यहाँ कहा करते थे कि जो इन स्वर्ण काष्टों को जूते मारो। ये सब बयान कौन देता था? ये लोग देते थे। यही लोग जाकर अयोध्या से यात्रा चालू करते हैं। यही लोग जाकर वहां पर ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। तो अंसारी साहब, ये सारे मुद्दे ये लोग उठाए। जिन्ना का मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको। किसने बोला? कौन था जो ये ब्राह्मण सम्मेलन की बात चालू किया जातिवादी की? ये बीजेपी ने किया है। लेकिन आप बोलेंगे तो क्या उसका जवाब नहीं पाएंगे? एआईएम वहां पर बैठ के जो है एक धर्म विशेष के लोगों को आह्वान करती है, उसको भड़काती है। ये कौन कर रहा है? अरे चुल्लू भर क्योंकि पानी में नहीं, एक सेकंड बंद कीजिए आईपी सिंह साहब की आवाज। सुनिए, एक सेकंड शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट। शर्मा जी, जी जी सिंह साहब, क्या आप हमें, हमारी आवाज आप तक आ रही है? सिंह साहब, पहले ये तो बताइए, आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं आप हमारी? सिंह साहब, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मंत्री के खिलाफ आपने आवाज बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, आपने ठीक कहा कि जिन्ना की शुरुआत किसने की, आपने ठीक कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत किसने की, बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी कहा कि जवाब तो देंगे ही। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जवाब देने से बेहतर ये नहीं होता कि अपने काम गिनवाए जाएं? जवाब देने से बेहतर सर ये नहीं होता कि आगे अगले और 5 साल का रोड मैप बताया जाए? जवाब देने से बेहतर ये नहीं होता कि जो आप नहीं कर पाए हैं जनता से कहें कि हमें और मौका दीजिए, हम वो भी करेंगे उत्तर प्रदेश में? सिर्फ अंसारी साहब, जी। अंसारी साहब, कल मैं आजमगढ़ की सभा में खुद था। ये तो कहीं इन लोग की तो शक्ल दिखती भी नहीं है सपा और बसपा वालों की। मैं स्वयं आजमगढ़ की सभा में कल था। और यदि आप वहां योगी आदित्यनाथ जी की, यदि आप जो मुख्यमंत्री हैं उनका आप पूरा स्पीच निकाल लें, स्वयं अमित शाह जी का आप पूरा स्पीच निकाल लें और आप उसमें सुने तो उसमें क्या कहा गया है। उसमें जो काम कि वहां के राज्य सरकार ने विकास के किए हैं, उन्हीं विकास कार्यों की चर्चा जो है की गई है। 45 मिनट से ऊपर का भाषण था अमित भाई शाह का। आधे घंटे से ज्यादा का भाषण था योगी आदित्यनाथ जी का। आप पूरे भाषण का एनालिसिस उठा लीजिए। हमने वहां पर कई नई बातें बताई, जो हमने विकास के काम किए हैं हमने वो बताए। हम किस ढंग से वहां पर लोगों तक बिजली पहुंचा रहे हैं, किस ढंग से वहां पर सड़कें बनी है, किस ढंग से गरीबों को वहां पर जो है राहत। 1 मिनट, मैं मेरी बात पर पूरी सुनिए, बीच में मुझे डिस्टर्ब किया गया। तो मैं आपको अंसारी साहब कहता हूं कि जिन इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास विषय नहीं है, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ठीक है। और इसीलिए 1 मिनट और तो पूरा कर दूं। इसी के लिए आप ये देख रहे होंगे कांग्रेस के भी जो एक वहां नेत्री वहां बैठी हैं, वो भी राधे मां बन के घूम रही हैं चदरी ओढ़ के, जो मंदिर जा रही है। तो हिंदू मुसलमान इनको करना पड़ रहा है, हमें नहीं। ठीक है शर्मा जी, हमें लगता है आपकी बात पूरी हो गई है। एक लाइन करके समाप्त करता हूं बात को प्लीज, कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश की जनता 2014 से इस बात को समझ चुकी है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इन सब को उत्तर प्रदेश की जनता ने तिलांदी देकर अब विकासवाद की राजनीति पर अपना मुहर लगाने लगी है। बहुत बढ़िया। तीनों बार से उन्होंने इसका जो है परिणाम हमारे सामने आया। शर्मा जी, यही हम आपसे सुनना चाहते थे, यही कह रहे थे। लेकिन प्रश्न फिर से वही है कि कुछ बातें होती है ना कि अगर उन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है और जनता में ज़्यादा अच्छा संदेश जाता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
तो यहाँ पर कुछ लोगों का विश्वास दिखता है, अगर आप भी वही और आपके वरिष्ठ नेता भी वही बात करते हैं। एक निवेदन शर्मा जी आपसे, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और हम जो सिंह साहब को बार बार रोक रहे थे उनकी भाषा पर रोक रहे थे, तो आपसे भी निवेदन है कोई भी ऐसा शब्द किसी पर व्यंग्य ना करें, सीधे सीधे बात करें, ताकि एक दूसरे पर नहीं आरोप करें। नहीं सर, ये मेरा निवेदन है। किसी को राधे माँ बोलेंगे तो कोई आपको भी, आपके नेताओं को भी कोई कुछ बोलेगा तो फिर वो बुरा लगेगा आपको भी। संजीव भाई, जी बोलिए। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में आज से नहीं, बहुत समय से आप अपनी जमीन को तलाश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के रूप में आपके कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ और आपको लगता है, आपके कार्यकर्ताओं में कम से कम जोश आया और लोगों को लगता है कि कांग्रेस प्रियंका के दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र का अलग मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग है, पूर्वी का अलग है, बुंदेलखंड का अलग है, कहीं किसान हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बेरोजगारी है। कैसे आप इन मुद्दों को जनता तक उठा पाएंगे, सरकार की नाकामी को बता पाएंगे, या आप हिंदू मुसलमान के ट्रैप में फंसकर और नुकसान अपना कर लेंगे? संजीव जी। सईद अंसारी साहब, थोड़ी सी के साथ निवेदन करूंगा कि इतना अन्य पैनलिस्टों को समय दिया, मुझे भी दीजिएगा। उससे ज्यादा आज लीजिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक शिष्टाचार तक भूल गई है, आज उनका जयंती मनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति तक, कई कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं गए। ये इनका राजनीतिक शिष्टाचार है। दूसरी तरफ आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी को लेकर के, आपको याद होगा कि बनारस की रैली इतनी ऐतिहासिक हुई कि नरेंद्र मोदी जी के लोगों के पसीने छूट गए, और उनकी जब रैली हुई तो उनकी रैलियों में लोग टिके नहीं, निकल के जाने लगे। उसके बाद हमने रिकॉर्ड तोड़ रैली गोरखपुर में की, और लगातार आज हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बुलंदशहर में 7,500 मंडली कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी मुद्दे की राजनीति कर रही है। और दूसरी तरफ अभी मैं कहना चाहता हूं शर्मा जी को कि कम से कम महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। जिस भाषा का इन्होंने अरे हो गया किया, संजीव ये जी, पहली बार नहीं समय है। आपके पास जो समय मिला है ना, आप उसको अपनी बात मुद्दों जनता को संबोधित कीजिए। ठीक है, मैंने निवेदन कर लिया सबसे, सिंह साहब को भी नहीं बोलने दिया, और अगर शर्मा जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उन्हें भी नहीं बोलने देंगे। नहीं, कहते रहा हूं। रही बात मुद्दे की, सईद भाई, आज ये सरकार क्या बेरोजगारों का जो 45 साल के बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज्यादा इस सरकार में देखने को मिला। आज एक आपको हास्यास्पद चीज बताता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, एक ऐसे व्यक्ति को लेखपाल की नौकरी दी जाती है जो पता चलता फार्म तक नहीं भरा था। अब बताइए, जो परीक्षा तक नहीं दिया था। जब ये मालूम चला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसको अपने ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को हटाना पड़ा। तो ये तो इनका बेरोजगारों के साथ छलावा है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर के जो लोग गोवंश को बचाने आए थे, 700 करोड़ रुपए खा गए, गायों का भूसा खा गए, खरी खा गए, चारा खा गए। ये इनका इतिहास है। और दूसरी तरफ कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान की? ये लोग बात करेंगे जो हिंदू महासभा, जो सावरकर और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जिन्ना मिल करके मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं, वो बात करेंगे आज जिन्ना के ऊपर। जो जिन्ना का कसीदा पढ़ने के लिए आडवाणी जी को माफ कर पाएंगे, जो जाकर के वहां पे उनके पाकिस्तान में जाकर के उनके कब्र पे जो फातिया पढ़ने का काम किया था, कहा का जिन्ना जो सेकुलर नेता थे, क्या ये जसवंत सिंह को माफ कर पाएंगे? जो जसवंत सिंह की किताब जिन्ना पे लिखी गई थी, पहले ये बात करें। और आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ, संजीव जी, आजादी के पहले, बस खत्म कर रहा हूँ, आजादी के पहले जिस तरह से सावरकर और जिन्ना हिंदू और मुसलमान को बांटने की राजनीति करते थे, आज चरित्र नहीं बदला है, चित्र बदला है। आज मोहन भागवत और ओवैसी इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसको सफल नहीं होने देगी। ठीक है संजीव जी, लेकिन फिर से आपसे भी एक बार निवेदन की सीधी बात कीजिए। व्यंग्यात्मक लहजे में जब हम बात करते हैं तो दूसरे को बुरा लगता है संजीव जी, तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं, सीधी सीधी अपनी बात कही। नहीं, एक निवेदन है सर, कोई बात नहीं। मनीषा जी, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। मनीषा जी, अंसारी जी मुझे जवाब देने दीजिएगा। जब अगली मनीषा जी की एक प्रतिक्रिया हो जाए उसके बाद आप बिल्कुल शर्मा जी, बड़े विपक्ष बैठा है, 1 घंटा है आपके पास। आपके पास अगला मनीषा जी के पास, आप ही के पास आएंगे। आप सिंह साहब और संजीव जी दोनों की बात का जवाब दीजिएगा। मनीषा जी, आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हम ये समझना चाहते हैं, और देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भी आपके माध्यम से ये समझे मनीषा जी, कि कहाँ 300 पार, 312 और कहाँ 50 से नीचे तीनों उत्तर प्रदेश के प्रमुख दल समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस 47, 19 और 7,
ये आंकड़ा जो है, क्या ये गैप फिल हो पाएगा या कुछ कमी इसमें आ पाएगी? और ये पिछले चुनाव से कैसे अलग ये चुनाव होगा, या फिर से ध्रुवीकरण इस बार भी, हिंदू मुसलमान इस बार भी, और यही हिंदू मुसलमान जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा मनीषा जी, ज्यादा और हमें देखने को मिलेगा, जिन्ना देखने को मिलेंगे, नेहरू देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान सुनने को मिलेगा, या कुछ जनता की बातें होंगी? मनीषा जी। देखिए, मैं आज तक के इस टीवी पटल के जरिए कहना चाहती हूँ कि नीचे जहां हमने अभी दौरा शुरू किया है, जमीनी दौरा, जी। वहां की बातचीत जो है बिल्कुल मुद्दों पे है। और सभी दल अब ये जान लें कि ये रिसर्च और शोध के जरिए, बिल्कुल निष्पक्ष शोध जिसमें किसी दल के प्रति मेरी कोई अभिरुचि नहीं है, वहां ये स्पष्ट है कि लोग मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। और लोगों की समझदारी, खास करके भारत की गरीब जनता जिसको हम तुच्छ समझते हैं, बिल्कुल उसकी समझदारी के चलते ही भारत में लोकतंत्र कायम है। क्या वो मुद्दे हैं जो लोग डिस्कस कर रहे हैं? और मैं कहूं कि टीवी पर मैंने जो बहुदलीय चर्चा देखी, लोगों की चर्चा और लोगों के मुद्दों से बहुत पृथक और बहुत अलग है। लोग सिलेंडर के दाम की बात कर रहे हैं, कहते हैं ज्यादा हो गया। लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम चुन दे किसी और दल को तो क्या हमें फिर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब कि लोग फूंक फूंक के ये सोचना चाह रहे हैं कि कहां से कैसा। और माहौल बहुत गमगीन है, क्योंकि कई जगह छोटे शहरों में, खास करके कोविड में शहरों में जो है वो बहुत मृत्यु हुई लोगों की। और जहां कोविड की बात करते हैं, वहां दुखी मन एकदम लगता है मौत को आत्मसात कर चुका है। लोग इस पे चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत पर्सनल, पारिवारिक, निजी के दायरे में उनके बहुत जोर का झटका लगा है। लेकिन गांव में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और स्वास्थ्य सुविधा जो है वो अच्छी नहीं होने की बात करते हैं। वो किसी एक सरकार को नहीं कहते कि ये अच्छा कि ये खराब, लेकिन वो कहते हैं कि उनका अधिकार था और उन्हें नहीं मिला। लेकिन अगर टॉप हेडलाइन आइटम्स जो चर्चा में है उनकी बात मैं करूं, तो महंगाई की चर्चा बहुत ऊंची है। और उसके बाद जो है 2 नंबर में बेरोजगारी की चर्चा जो है वो हो रही है लोगों